नमस्कार, मैं भावेश वर्मा। इतिहास चैप्टर 3 की बात करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आपके 2 चैप्टर खत्म हो गए। तीसरा चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। तो सबसे पहले महाद्वीप के बारे में जानेंगे कि महाद्वीप क्या होता है। ये इस प्रकार से रोमन साम्राज्य का एक मानचित्र है। महाद्वीप से क्या अभिप्राय है। महाद्वीप समुद्र के बीच ऐसे भूखंड है जिसमें कई सारे देश होते हैं। जैसे इस प्रकार से कोई मान लो कोई नक्शा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग देश होते हैं। एक देश यहाँ पे है, एक देश यहाँ पर है, एक देश यहाँ पर है, एक देश यहाँ पर है। तो ऐसे भूखंड होते हैं और उन भूखंडों को, इन सारे देशों को, जैसे इस प्रकार से देश होते हैं तो उनको अपन कहेंगे महाद्वीप, जो समुद्र के किनारे होते थे। महाद्वीप समुद्र के बीच ऐसे भूखंड है जिसमें कई सारे देश होते हैं, उसको कहेंगे महाद्वीप। महाद्वीप क्या है? तो देखो, महाद्वीप समुद्र के बीच ऐसे भूखंड है जिसमें कई सारे देश स्थित होते हैं। मैंने अभी जो बताया नक्शे में कि समुद्र के किनारे बहुत सारे देश होते हैं। जैसे समुद्र के किनारे कौन कौन से देश है, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 देश है जो समुद्र के किनारे भूखंड की तरह है, तो उनको कहेंगे महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप आपको याद रखने हैं। रोमन साम्राज्य। अब बात करेंगे रोमन साम्राज्य की बात करेंगे कि रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उस समय बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य की बात ही करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था ये रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। ये साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया। 7 महाद्वीप है जिनमें से 3 महाद्वीपों में ये फैला हुआ था, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया। ये देखिए, यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका, इन 3 महादेशों में फैला हुआ था। अब आगे देखिए, इस अध्याय में हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे उसके बारे में, कि अपन किन किन बिंदु पर इस पार्ट में, इस यूनिट में बात करेंगे। तो पहला है, रोमन साम्राज्य को किन किन राजनीतिक ताकतों ने संवारा। कि रोमन साम्राज्य जो था उसमें किन किन राजनीतिक ताकतों ने संवारा, उसके बारे में देखेंगे। रोमन साम्राज्य में लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। अलग अलग सामाजिक समूह होते थे, तो वो किन किन समूहों में विभाजित था। अगला पॉइंट देखेंगे कि रोमन साम्राज्य में कौन सी स्थानीय संस्कृति और भाषाओं का वैभव था। स्त्रियों की कानूनी स्थिति कैसी थी, यानी कि स्त्रियों को क्या क्या अधिकार था, उनकी कानून व्यवस्था कैसी थी, उनकी वहाँ पर संस्कृति कैसी थी, लोगों की वेशभूषा कैसी थी, उनकी भाषा का वैभव किस प्रकार से था। अगला पॉइंट देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में दास श्रम का क्या योगदान था। दास होते थे सेवक, तो उनकी अर्थव्यवस्था में दास श्रम का क्या योगदान था। अगला पॉइंट देखेंगे क्या जनता को या स्वतंत्रता उपलब्ध थी, यानी लोग स्वतंत्र थे या गुलाम थे, उसके बारे में देखेंगे। 5वीं शताब्दी या उसके बाद के समय में पश्चिम में साम्राज्य कैसे छिन्न भिन्न हो गया, यानी 5वीं शताब्दी आते आते पश्चिम क्षेत्र में रोम साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हो जाता है, और कैसे पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा, उसके बारे में देखेंगे। देखते आगे। अब है रोमन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत, कि किस प्रकार हमें उनकी जानकारी मिलती है रोमन साम्राज्य के बारे में। तो उनके कुछ स्रोत है जिससे हमें पता लगता है कि रोमन इतिहास के बारे में क्या जानकारी है। तो यहाँ पे 3 बातें इम्पोर्टेंट है। इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार था। इसे 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखो, एक तो पाठ्य सामग्री,
एक प्रलेख या दस्तावेज एक भौतिक अवशेष। पाठ्य सामग्री का मतलब जो किताबों के माध्यम से हमें जो प्राप्त होती है। प्रलेख या दस्तावेज कुछ ऐसे कागज, प्रलेख और भौतिक अवशेष जहाँ पे कोई खुदाई के दौरान कोई जीवाश्म मिले हो या फिर कुछ पत्थर ऐसे मिले हो जिन पर कोई न कोई लिखा हुआ हो, वो भौतिक अवशेष होंगे। तो इनके बारे में देखेंगे। ये साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया। अब है पाठ्य सामग्री क्या होती है, इसको समझिए पहले। उस समय के व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, इसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता था। देखो, उस समय में व्यक्तियों के द्वारा कुछ न कुछ लिखा जाता था। जो लिखा गया था उसको इतिहास में अपन वर्ष वृत्तांत कहेंगे। इसे प्रति वर्ष लिखा जाता था। ऐसे नहीं कि एक बार लिख दिया और छोड़ दिया, इसको प्रति वर्ष, इस साल लिख दिया फिर दूसरी साल वापस लिखेंगे, तो इसको प्रति वर्ष लिखा जाता था। इसके अलावा पत्र, प्रवचन, व्याख्यान, कानून आदि लिखा जाता था। अब है दस्तावेज। वहाँ पे एक पेड़ मिला है पेपायरस। पेपायरस का पेड़ है, तो पेपायरस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियाँ। अब समझिए पांडुलिपियाँ क्या होती है। पांडुलिपियाँ का मतलब होता है जो हाथ से लिखी गई हो, हाथ से लिखी गई हो, हाथ से लिखी गई हो, उसको कहेंगे पांडुलिपियाँ। तो पेपायरस एक पेड़ होता है, पेपायरस के पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई है। पेपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के पास उगा करता था। कहाँ पे उगा करता था? मिस्र में नील नदी के पास उगा करता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। लेखन सामग्री का मतलब होता है लिखने की सामग्री, लिखने की सामग्री प्राप्त होती थी। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र, सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्रों पर लिखे हुए पाए गए। तो इस प्रकार से अपने को एक दस्तावेज मिला है, और दस्तावेज जो है वो पेपायरस के पेड़ पर लिखा गया है, जो बहुत वर्षों पहले लिखा गया था लेकिन आज भी मौजूद है। और जो लिखा गया है वो पेड़ के पत्तों पे लिखा गया है, उनको कहेंगे पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखी गई होती है उसको कहते हैं पांडुलिपियाँ। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र, सरकारी दस्तावेज उसी पेड़ के पत्तों पर प्राप्त हुए। तीसरा पॉइंट था अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख पत्थर की शिला ऊपर खोदे जाते थे। ये पत्थर होता था, ये पत्थर है तो इसके ऊपर खोद खोद के कोई नुकीली चीज़ होती थी, कोई धातु होती थी, उससे उस पत्थरों पे कोई ना कोई लिखा जाता था। अभिलेख पत्थर की शिला ऊपर खोदे जाते थे, इसलिए वह नष्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातीनी भाषा में लिखे गए। और ये जो शिलालेख जो लिखा गया है वो 2 भाषाओं में लिखा गया है, एक तो यूनानी और एक लातीनी भाषा में। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि पत्थरों के ऊपर लिखे हुए थे। कोई मिट्टी के ऊपर लिखे हुए होते तो वो मिट गए होते, लेकिन पत्थरों के ऊपर लिखे हुए थे जो आज भी अपने पास वो मौजूद है। अब होता है भौतिक अवशेष। अभी भौतिक अवशेष क्या होता है? भौतिक अवशेषों में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो मुख्य रूप से पुरातत्व को खुदाई और सर्वेक्षण के दौरान मिलते हैं। मैंने अभी बताया जो जीवाश्म यानी कि जो जमीन के अंदर से खोद के निकाली जाती है उनको कहेंगे भौतिक अवशेष। जैसे इमारतें, कुछ इमारतें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है, स्मारक है, मिट्टी के बर्तन है, सिक्के है, मूर्ति है और अन्य प्रकार की चर्चना जो भौतिक अवशेष में प्राप्त हुई है उनको कहेंगे भौतिक अवशेष। अब अगला पॉइंट आता है रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य। रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य थे, उनमें किस प्रकार से आपस में क्या थी? प्रतिद्वंद्विता, यानी आपस में उनका क्या होता था, आपस में एक दूसरे के विरोधी बने रहते थे। तो उनके बारे में देखेंगे। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 शक्तिशाली साम्राज्यों का शासन था। एक तो था ईरान और दूसरा था
रोम रोम। और कहाँ पे? यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक विशाल क्षेत्र में दो शक्तिशाली साम्राज्य का शासन था। ये दो साम्राज्य रोम और ईरान थे। ईसा मसीह से जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी तक की बात हो रही है। तो ये साम्राज्य रोम और ईरान थे। रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता थी, जिस कारण वह आपस में क्या करते थे? आपस में लड़ते रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। किसी न किसी बात से उनमें उनके बीच में कटुता का भाव था। ये साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल ही पास में थे। मतलब ये रोम साम्राज्य तो ये ईरान साम्राज्य एक दूसरे के पास में थे मौजूद। इन्हें फरात नदी अलग करती थी और बीच में एक फरात नदी थी जो दोनों को क्या करती थी? अलग अलग करती थी। तो ये फरात नदी दोनों को अलग करती है, ईरान और रोम को, लेकिन दोनों ही पास में थे और आपस में कोई ना कोई बात से ये दोनों एक दूसरे से छिड़ते थे और आपस में उनका कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। इन्हें फरात नदी अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम साम्राज्य का विस्तार पढ़ेंगे। अब ईरान की बातें इतनी नहीं करेंगे, लेकिन अपन इस पार्ट में जो मेन है वो है रोम साम्राज्य। तो रोम साम्राज्य के बारे में अपन खास बात करेंगे। रोम साम्राज्य का आरंभिक काल, यानी कि रोम साम्राज्य का आरंभिक काल, एक तो होता है आरंभ, यानी आरंभ कब से हुआ, और एक होता है प्रारंभिक काल, पहले की बात, और एक आरंभिक काल। रोमन साम्राज्य को दो चरणों में बांट कर देख सकते हैं। रोमन साम्राज्य उसको दो चरणों में बांट कर अपन देख सकते हैं। पहला है पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती। तो इस प्रकार से दो चरणों में बांट कर दे सकते हैं। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य यानी जो पूर्व यानी पहले क्या घटना घटित हुई, और परवर्ती यानी बाद, पहले कैसा था साम्राज्य और बाद में कैसा था साम्राज्य, इसको कहेंगे पूर्ववर्ती और इसको कहेंगे परवर्ती। इसके बारे में आगे देखिए। पूर्ववर्ती यानी पहले की बात। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य जो था वो 3री शताब्दी तक के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता है। यानी 3री शताब्दी तक के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती, यानी 3री शताब्दी से जो पहले वाली बात है वो पूर्ववर्ती में आएगी। परवर्ती रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी के बाद की अवधि को परवर्ती रोमन साम्राज्य, यानी 3री शताब्दी के बाद का समय जो है वो परवर्ती में आएगा, और 3री शताब्दी से जो पहले की जो घटना घटित होती है या जो पहले की बात होती है वो पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य में सम्मिलित होगी। अब है आगे। पूर्ववर्ती चरण को आरंभिक काल भी कहेंगे। रोमन साम्राज्य में गणराज्य यानी रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट के हाथ में थी। देखो, रोमन साम्राज्य में गणराज्य रिपब्लिक यानी वहाँ पे कानून व्यवस्था ऐसी थी कि संपूर्ण कानून व्यवस्था किसके हाथ में थी? सेनेट के हाथ में। सेनेट भी कह सकते हैं, उनको सीनेट भी कहते हैं, सेनेट के हाथ में थी। तो वहाँ पे शासन व्यवस्था ऐसी थी जो सेनेट के हाथ में थी। सेनेट का मतलब क्या होता है ये भी देखेंगे। सेनेट में धनवान परिवारों को एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था। सेनेट परिवारों में क्या होता है? धनवान परिवार, धनवान परिवारों का एक छोटे से समूह का क्या रहता था? बोलचाल रहता था, ये बोलबाला रहता था, जो अभिजात कहलाता था। अभिजात, अभिजात का मतलब होता है जो धनी लोग हो, जो समृद्ध लोग हो, क्या हो? समृद्ध हो, जो सर्वसंपन्न हो, सर्वसंपन्न हो, उनको कहेंगे अभिजात। तो उनकी संपूर्ण शासन व्यवस्था सेनेट के हाथ में थी। सेनेट एक संस्था थी। क्या थी? संस्था। और उस संस्था के हाथ में पूरी ताकत थी। सेनेट में धनवान परिवारों को एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था जो अभिजात कहलाता था। अभिजात का मतलब होता है जो धनी लोग होते हैं, समृद्ध लोग होते हैं,
सर्वसंपन्न लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं। गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाया जाता था। यानी कि गणतंत्र यानी जो स्वतंत्र लोग थे या अभिजात वर्ग की सरकार का जो शासन था वो सेनेट नामक एक संस्था के माध्यम से चलाया जाता था। गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला। 509 से 27। ये उल्टा इसलिए है कि अपन BC यानी बैक साइड से पढ़ रहे हैं। पहले समय पीछे चलता था तो 509 से 27 ईसा पूर्व तक चला। लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, देखो जूलियस सीजर एक राजा था और उसका दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। तो जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी, बैक लेता हूँ थोड़ा। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र तथा उत्तराधिकारी, यानी जूलियस सीजर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी किसको बनाया जाता है? ऑक्टेवियन को। तो ऑक्टेवियन ने उसका क्या कर दिया? तख्ता पलट कर दिया। उसने अपने पिता की जो शासन व्यवस्था थी उसको उसने तख्ता पलट कर दिया, यानी कि उसने पूरा नया कानून व्यवस्था वो ले आया। उसने तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। जो जूलियस सीजर का जो गोद लिया वो पुत्र था ऑक्टेवियन, उसने क्या किया? अपने पिता का तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली, पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। और बाद में वो ऑगस्टस नाम से रोम का क्या बना? सम्राट बना। तो ऑगस्टस बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट माने। और ये इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ऑगस्टस के बारे में। तो ऑगस्टस क्या होता है? जूलियस सीजर के बाद में ऑक्टेवियन जो राजा था उसका नाम बदल कर यानी ऑगस्टस के नाम से वो प्रसिद्ध हो जाता है और वो रोम का क्या बन जाता है? सम्राट बन जाता है। सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी। सेनेट की जो सदस्यता थी वो जीवन भर चलती थी। उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। सेनेट के अंदर जन्म को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, वहाँ पे पद प्रतिष्ठा और धन को यानी कि पैसे ही सब कुछ है। पद प्रतिष्ठा और धन को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जन्म का इतना कोई महत्व नहीं था। तो ये सेनेट की कानून व्यवस्था थी और वो सदस्य बन जाता है तो वो फिर धन और पद प्रतिष्ठा का क्या हो जाएगा? हकदार हो जाएगा, या फिर वो उसकी महत्वता को समझने लग जाता था। अब आगे देखिए, पहले सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है प्रिंसिपेट क्या है? तो ऑगस्टस द्वारा एक नया राज्य स्थापित किया गया या राज्य स्थापित किया गया उनको प्रिंसिपेट कहा जाता था। तो 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किए थे ऑगस्टस ने, जो ऑक्टेवियन राजा था बाद में ऑगस्टस बना और उसने क्या किया कि जो राज्य स्थापित किए उनका नाम दे दिया प्रिंसिपेट। ऑगस्टस एक छत्र शासन था। एक छत्र शासन का मतलब होता है एकमात्र ऐसा राजा था जिसके हाथ में पूरी कानून व्यवस्था उसके हाथ में थी। मतलब वो ही सर्वसंपन्न, वो ही एकमात्र राजा था, पूरी कानून व्यवस्था, ये जो चाहे वो कुछ भी कर सकता था। मतलब पूरा नियम कानून रोका टोकी सब उसके हाथ में थी और सत्ता का वास्तविक क्या था? स्रोत था। लेकिन फिर भी इस कल्पना को जीवित रखा गया। लेकिन बाद में देखो वो एक किसी का भी मर्डर करवा सकता था, वो एक तानाशाही राजा था। लेकिन बाद में भी फिर भी इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक या निरंकुश शासक था। देखो ये बात ध्यान से देखिए कि एक कल्पना की गई, क्योंकि कल्पना में बताया गया कि ऑगस्टस जो था वो एक क्या था? निरंकुश नागरिक या निरंकुश शासक था। लेकिन वो निरंकुश शासक नहीं था, वो एक तानाशाही था। लेकिन फिर भी इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वो एक प्रमुख नागरिक था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी इस कल्पना में इस प्रकार से बताया गया। ऐसा सेनेट को
सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया। उनको सम्मान देने के लिए कहा गया, ऐसी कल्पना की गई कि वो एक प्रमुख नागरिक था और निरंकुश शासक था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो एक सर्वसंपन्न और एक तानाशाही राजा था। सेनेट ऐसी संस्था थी जिसने उन दिनों में, जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। सेनेट एक ऐसी संस्था होती थी जिसने रोम पर क्या कर दिया था, एक प्रकार से पूरा नियंत्रण, सत्ता पर अपना नियंत्रण कर रखा था। इसका इतना अधिकार था। रोम में सेनेट संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। सेनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात, अब देखो इसमें पहले अभिजात वर्ग था और बाद में कुलीन यानी जो पैसे वाले धनी लोग होते थे वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। कुलीन और अभिजात वर्ग यानी रोम के धनी परिवारों को प्रतिनिधित्व था। यानी सेनेट एक संस्था थी, उसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता था जो पैसे वाले हो, समृद्ध हो, सर्वसंपन्न हो, ऐसे लोगों को उसमें क्या कर दिया था, सेनेट का सदस्य बना लिया जाता था। लेकिन आगे चलकर उसमें उतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल किया गया। ये उतावली नहीं, इतावली है। इतावली का मतलब होते हैं कि इटली के लोग, जो इटालियन, इंग्लिश में इटालियन कहते हैं, जो इटली के लोग होते हैं उनको इटालियन कहते हैं। तो इटली के जो लोग थे इतावली, उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया, किसमें, सेनेट में। और रोम के इतिहास की ज़्यादा पुस्तकें यूनानी और लातीनी में इन्हीं ने लिखी। और रोम के अंदर जो ज़्यादातर पुस्तकें यूनानी भाषा और लातीनी भाषा में है वो इतालवी यानी इटली के लोगों के द्वारा ही लिखी गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो रोम के अंदर एक तो क्या होती थी, सेना होती थी, एक सीनेट होता था, सेनेट, और एक क्या होता था, अभिजात वर्ग। सम्राट की परख इस बात से की जाती थी कि वह सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार करता है। सेनेट इतनी ताकतवर हो गई थी कि अगर कोई सम्राट की परख की जाती थी, कि सम्राट की परख इस बात से की जाती थी कि सेनेट के प्रति, वो सेनेट के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करता है। उन सम्राटों को सबसे बुरा शासक, बूटा नहीं है, बुरा शासक, उन सम्राटों को सबसे बुरा शासक माना जाता था जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते थे या उनके साथ हिंसा करते थे। यानी उन सम्राटों को बुरा माना जाता था जो सेनेट के सदस्यों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, अभद्र व्यवहार करते थे, शत्रुता यानी युद्ध घृणा जैसा व्यवहार करते थे, या उनके साथ क्या करते थे, हिंसा करते थे। उनको सीनेट बुरा मानती थी, ऐसे शासकों को। कुछ सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे। कुछ शासक ऐसे थे, जैसे ये सीनेट है, तो पहले क्या था, ये शासक होता था तो उसी का शासन था। तो कुछ शासक जो थे वो ऐसा सोचते थे कि सीनेट को वापस हटाकर, वापस जो जितनी भी ताकत है, जितनी भी शक्ति है, जो पावर है, जो कानून व्यवस्था है, वो सीनेट के हाथ में न जाकर वापस अपने हाथ में आ जाए। तो कुछ शासक ऐसा चाहते थे, लेकिन कि जो समय जो पहले था वो समय वापस आ जाए, लेकिन ये असंभव था। देखिए अधिकतर सेनेटर ये के साथ कुछ सेनेटर या कुछ शासक गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, यानी वापस उसी स्वतंत्र युग में आने के लिए तरसते थे। लेकिन अधिकतर सेनेटर ये जान चुके थे कि अब ऐसा हो पाना असंभव था। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्य में एक मुख्य संस्था मेन थी। इस सम्राट और सेना के बाद साम्राज्य में एक मुख्य संस्था आई थी जो थी सेना। ये मेना लिखा हुआ है, वहाँ पे है सेना, तो एक सेना भी आती है। कि सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्य में एक मुख्य अंग या मुख्य संस्था थी जिसका नाम था सेना। रोम में एक व्यावसायिक सेना थी। रोम के अंदर कौन सी सेना थी, व्यावसायिक। उनको वेतन दिया जाता था, उनको पैसे दिए जाते थे, उनको पैसों पे रखा जाता था।
और उनका समय निश्चित किया जाता था कि इतने साल तक उनको सेवा देनी है तो देनी ही है, जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। यानी वेतनभोगी होते थे जो न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करते थे। कितनी, यानी कि कम से कम उनको 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना रोमन साम्राज्य के अपनी खास विशेषता थी। सेना में 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे। यानी 4वीं शताब्दी तक आते आते सेना के अंदर कितने 6 लाख सैनिक हो गए थे, और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारण करने की क्या थी, शक्ति थी। तो ये सेना का भी बहुत बड़ा महत्व था। सैनिक बेहतर सेवा और वेतन के लिए लगातार आंदोलन करते थे। यानी कि सैनिक जो थे वो रोम साम्राज्य के अंदर अपने राजा के सामने या अपना कोई सेनापति होता था उनके सामने वेतन बढ़ाने के लिए हमेशा विद्रोह करते रहते थे, लगातार आंदोलन करते रहते थे अपनी बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए, कि हमें इससे भी अच्छी सेवा प्रदान हो। इसके लिए वो हमेशा आंदोलन कर लेते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो ये आंदोलन सैनिक विद्रोह का रूप ले लेता था। कभी कभी क्या होता था, सेनापति या सम्राट उनकी बातें नहीं मानते थे या उनसे नाराज हो जाते थे या उनके साथ विद्रोह कर देते थे, जिससे सेना के लोग जो लगता था कि वो सेना के लोगों को लगता था कि वो निराशा महसूस कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा आंदोलन शुरू कर देते थे कि वो विद्रोह का रूप ले लेता था। सेना से क्या करती थी, घृणा करती थी। सेनेट एक संस्था थी जो सेना से क्या करती थी, घृणा करती थी और उससे डरती थी, क्योंकि वह हिंसा का स्रोत थी। सेनेट को पता था कि सेना से हिंसा हो सकती है, इसलिए वो सेना से दूरी बना के रखती थी। जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्च को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े थे, तब तनावपूर्ण परिस्थिति सामने आई थी। अब जब सरकार को उनको वेतन देने में, यानी कि उनको वेतन देना पड़ता था सेना को, तो वेतन देने में या ज़्यादा पैसे हो जाते थे। जब सरकार के पास पैसे नहीं होते थे तो वो क्या करती थी, लोगों के ऊपर टैक्स लगाती थी जी। और टैक्स लगाते समय धीरे धीरे उनकी ऐसी स्थिति बन गई कि तनावपूर्ण परिस्थिति सामने आ गई। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। तो इस प्रकार से मैंने अभी बताया, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक, ये 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। तो ये 3 इम्पोर्टेंट है, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। आगे देखते हैं। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वह सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। यानी कि अलग अलग सम्राटों पर यह निर्भर करता था कि वो अपनी सेना को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते थे। अगर कोई शासक या कोई सम्राट ऐसा होता था जो सेना पर नियंत्रण नहीं रख पाता था, तो उसे अपनी सेना या अपने सम्राट के पद से हाथ धोना पड़ता था। इसलिए सेना को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर सेना विभाजित हो जाए तो इसका परिणाम गृह युद्ध के रूप में सामने आता था। यानी अगर सेना एक साथ विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम ये होता था कि जैसे मान लो गृह युद्ध हो गया। ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है। ऑगस्टस, देखो मैंने कहा ये एक 17 राजा था, इसलिए उसकी सारी कानून व्यवस्था, तानाशाही जो कोई था वो सब इसके हाथ में था। इसलिए ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है। ऑगस्टस के बाद उसके पुत्र टिबेरियस ने शासन चलाया। जब ऑगस्टस की मृत्यु हो जाती है तो उसका गोद लिया हुआ पुत्र था और उसका नाम था टिबेरियस। उसने उसका रोमन साम्राज्य का जो वो बाद में क्या बना, राजा बना। यानी वो ऑगस्टस के बाद उसका शासन चलाता है। टिबेरियस को ऑगस्टस ने गोद लिया था। इस काल की एक विशेष उपलब्धि ये रही कि रोमन साम्राज्य का प्रत्येक शासन का काफ़ी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोमन साम्राज्य में मिला लिया गया। कुछ जैसे ये रोम है तो उसके पास में छोटे छोटे राज्य होते थे, तो
उस समय क्या किया कि वो इसके रोम के ऊपर आश्रित थे, तो उन राज्यों को भी धीरे धीरे रोम के अंदर मिला दिया गया, रोमन साम्राज्य में उनको भी जोड़ दिया गया। आश्रित राज्य, ऐसे आश्रित राज्य क्या होता है? ऐसे स्थानीय राज्य थे जो रोम के आश्रित थे। रोम को भरोसा था कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे और बदले में रोम को उनका अलग अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया। यानी कि ये ऐसे राज्य होते थे जो आस पड़ोस में थे। तो रोम क्या कहता था कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे ठीक हो, आप हमारे क्षेत्र में नहीं हो, लेकिन फिर भी हम आपका क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आप हमारे आश्रित में हो, आपको जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारे से मांग लेना। जब हमारे ऊपर कोई आक्रमण या कोई कब्जा या हमें किसी भी प्रकार की परेशानी होगी या सैनिक सहायता की ज़रूरत होगी तो हम आपसे क्या करेंगे, मांगेंगे, तो वो आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये आश्रित होते थे और इनके आपस में मिलजुल के रहते थे और एक दूसरे का क्या करते थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, एक दूसरे की इस प्रकार से वो मदद करते थे। तो इनको कहते हैं आश्रित राज्य। दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में रोम यानी दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में थे उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे, कुछ फरात नदी है तो उसके पश्चिम की साइड में जो राज्य थे उसने भी रोम उसको भी रोम ने हड़प लिया। उनके ऊपर भी रोम ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। रोम राज्य क्षेत्र की ओर पड़ते थे, जो रोम के राज्य की साइड में पड़ते थे उनको रोम द्वारा हड़प लिया गया। ये राज्य बहुत थे समृद्ध थे, जो राज्य समृद्ध थे, धनी थे, संपन्न थे, उनको भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। उदाहरण के द्वारा देखिए, हेरोड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस यानी 125,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी। एक हेरोड के राज्य से, यानी हेरोड एक शासक है, उसके राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस का मतलब होता है, एक सिक्के का नाम है दिनारियस। तो वहाँ पे कम से कम 125,000 किलोग्राम सोने की बराबर आमदनी होती थी। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था। देखो, एक सिक्के का नाम है दिनारियस और वो एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होता था। इटली के सिवा साम्राज्य के सभी क्षेत्रों प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। यानी इटली के सिवा साम्राज्य के सभी क्षेत्रों या प्रांत जो थे वहाँ पे रोम के द्वारा क्या कर दिया जाता था, कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने सर्वोत्कर्ष यानी दूसरी शताब्दी में रोम जब ऊपर उठने लगा तो रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उनसे भी आगे तक फैला हुआ था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने ऊपर उठने लगा तो रोमन साम्राज्य जैसे स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। इतना ये इतने क्षेत्रों में फैला हुआ था कि स्कॉटलैंड से लगा के, स्कॉटलैंड में आर्मेनिया की सीमाओं से लगा के सहारा और जो रेगिस्तान है वहाँ पे फरात के कभी कभी उन क्षेत्रों तक भी फैल गया था। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित कर दिए गए जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र, जैसे भूमध्य सागर के तट पर जो स्थापित जो शहरी केंद्र थे, कार्तेज, सिकंदरिया और एंटियोक सीमा राज्य प्रणाली के क्या थे, मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों में कर लगाने में सफल हो पाती थी और इनके माध्यम से भूमध्य सागर के तटों पर ये जो क्षेत्र थे ये इनके ऊपर सबसे ज़्यादा कर लगाए जाते थे। मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों में
क्या करती थी, कर लगाती थी, और कर लगाने में वो सफल भी हो जाती थी। तो ये भूमध्य सागर के तट पे तीन स्थान ऐसे थे जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोम साम्राज्य के द्वारा कर लगाया जाता था, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। जिससे क्या होता था, साम्राज्य जो होता था, जो राज्य होता था, उनको अधिकांश धन संपदा यानी धन दौलत प्राप्त होती थी। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। स्थानीय उच्च वर्ग जो ज़्यादा पैसे धन दौलत वाले होते थे, उच्च वर्ग वाले जो लोग होते थे, वो रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता प्रदान करते थे। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया संभ्रांत वर्ग बन गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, सेनेट के स्थान पे एक नया वर्ग बन गया, यानी अभिजात वर्ग की तरह एक नया वर्ग बन जाता है, संभ्रांत वर्ग। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक और सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में, यानी कि जो बड़े बड़े उच्च प्रांतीय वर्ग के जो लोग थे, सैनिक थे, प्रशासक थे, वो सम्राट वर्ग में शामिल हो जाते। सम्भ्रांत वर्ग बन गया जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली था, और वो जो था सम्भ्रांत वर्ग जो था वो सेनेट से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। ये सम्राट भी नहीं चाहते थे कि हम सेनेट के सदस्य रहे, इसलिए सम्राट सेनेट को पसंद नहीं करते थे, और वो सम्भ्रांत वर्ग के क्या बन गए, सदस्य बन गए। जैसे जैसे ये नया समूह उभर कर सामने आया, एक नया शासक है सम्राट गैलिनम। उसने क्या किया कि सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बनाया। उसने क्या किया, गैलिनम भी सेनेट को पसंद नहीं करता था, उसने भी क्या कर दिया कि सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर एक नए वर्ग में शामिल कर दिया, जिसको सम्भ्रांत वर्ग कहते हैं। सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुँच रखने पर पाबंदी नहीं लगाई थी। वो उसमें बोल दिया था कि जो सम्भ्रांत वर्ग में शामिल होना चाहता है वो उसमें शामिल हो सकता है, कि साम्राज्य के नियंत्रण किसी भी प्रकार के सेनेटरों में हाथ में नहीं जाए, और वो सेनेटरों के हाथ से जितनी भी ताकत थी, जो कानून व्यवस्था थी, उसमें वो हड़प करके सम्भ्रांत वर्ग में शामिल कर दी। अब अगला पॉइंट आता है आपके तीसरी शताब्दी का संकट। तीसरी शताब्दी का संकट अपन कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो इसको 2 पार्ट में शामिल करेंगे। तो धन्यवाद। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।